तो आप देख रहे हैं कल की तैयारी और आपको बता दें कि आज दो बेहद खास मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह और इसके साथ ही हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। मैं बारी बारी से आपके पास आऊं, जरा दर्शकों को शो के बारे में जानकारी दे दूं। तो इस शो में जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार की एडवांस तैयारी हम आपकी कराते हैं। इसके अलावा आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं मार्केट बंद होने के बाद जो आप पूछना चाहते हैं, वो इकलौता शो है जहां आप पूछ सकते हैं। YouTube पर जाइए और अपना सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। YouTube पर कमेंट करते हुए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितने भाव पे आपने वो स्टॉक लिया है, किस क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, यानी शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए और उस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे। तो चलिए, सवाल आपके पिछले दिनों जो आपने पूछे थे उसके जवाब आज दिए जाएंगे। आज जो आपने सवाल पूछेंगे आप हमसे, उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले बाजार का ब्यौरा दे देते हैं। तो निफ्टी में देखिए लगभग 100 अंकों की तेजी, 24,950 के पास जो है वो नजर आया। बैंक निफ्टी जो रहा फ्लैट रहा, 55,140 के आसपास क्लोजिंग नजर आई। अगर हम निफ्टी के गेनर्स को देखें तो आईटी शेयरों का जलवा रहा। जो रेट कट की उम्मीद है उसका इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आया। निफ्टी के गेनर्स में इन्फोसिस लगभग 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। टीसीएस लगभग 3% की तेजी हमें टीसीएस में भी देखने को मिली। इसके अलावा HCL टेक, विप्रो, इन सभी आईटी स्टॉक्स में भी आज हमें तेजी का रुझान देखने को मिला। निफ्टी के गेनर्स में देखिए कोल इंडिया और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स भी रहे। दबाव कहां रहा? अडानी एंटरप्राइजेज आज मुनाफा वसूली हावी रही, लगभग 1% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना अडानी एंटरप्राइजेज। अपोलो हॉस्पिटल भी लगभग 1% यहां पर दबाव दिखता हुआ नजर आया। नेस्ले BEL यहां पर आधे से 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम मार्केट ब्रेथ आपके सामने लेकर आए, वहां पर साफ तौर पर नजर आया कि बाजार बंद होने तक बहुत से शेयरों में जो मुनाफा वसूली रही उसका इंपैक्ट नजर आया। 1305 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में क्लोजिंग लेते नजर आए और 1529 शेयरों पर हमें दबाव देखने को मिला, यानी कमजोरी के साथ बंद हुए। चलिए, बाजार का तो पूरा ब्यौरा हमने दे दिया। टेक्निकल लेवल्स पर क्या है राय, कुणाल के पास चलेंगे। कुणाल, आज के आधार पर अब कल के बाजार की क्या रणनीति आप रखेंगे? किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए इस बाजार में? 25,000 का जो लेवल है वो छूता है निफ्टी, लेकिन वहां से फिसलता हुआ भी नजर आता है। गुड आफ्टरनून आपको और गौरांग सर को। नाउ नो डाउट 24,967 के अराउंड निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। 100 पॉइंट चढ़ के निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर 25,300 तक के लेवल हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल निफ्टी में आ रहा है वो 24,850 का है। सो 24,850 से लेके 25,050, 24,850, 25,050, ये एक बैंड बन चुका है निफ्टी के लिए। और मुझे लग रहा है कि आइदर साइड ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें निफ्टी की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो जो व्यू है फिलहाल के लिए नो डाउट साइडवेज का ही है। ये ब्रेंच ब्रेक होना बहुत जरूरी है ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सके। है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको राय मिलती हुई कुणाल की तरफ से। गौरांग सर नमस्कार। और जिस खास सेक्टर पे मैं आज चर्चा करना चाहता हूं आपसे वो है आईटी क्षेत्र। और इस आईटी क्षेत्र की चर्चा इसलिए क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम लौटा है उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसमें दिलचस्पी बढ़ा दी है। अब आईटी शेयर फोकस में क्यों है उसको समझना बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि सितंबर में फेड की ओर से जो दरों में कटौती के संकेत हैं उसे सबसे बड़े ट्रिगर के तौर पे देखा जा रहा है। और इसके अलावा AI अधिग्रहण के ऐलान, बहुत सारे बाकी ऐलान भी चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा जिस तरह का करेक्शन देखा है उसने वैल्यूएशन भी जो है वो 5 ईयर एवरेज लेवल के नज़दीक का पहुंचा दिए हैं। तो ये तमाम
ट्रिगर्स हैं जो आईटी को इस वक्त सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की तेजी में आप देखिए, ऊपर से अगर हम निफ्टी के गेनर्स में देखें तो सारे आईटी स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सभी में आज तेजी देखने को मिली है। गौरांग सर, आईटी क्षेत्र को कैसे देखा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए? धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और हमारे मित्र और भाई कुणाल को भी हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मुझे लग रहा था कि आप प्रश्न मुझे पूछेंगे प्रशांत भाई आईटी क्षेत्र को लेकर के, और हमें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आज से कुछ ही हफ्तों या महीनों पहले जब आईटी क्षेत्र के नतीजे आने शुरुआत हुए इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के, तो दिग्गज के तो आए थोड़े बहुत उम्मीद से नीचे परिणाम, कुछ कंपनियों के, मझौली कंपनियों को भी आए, छोटी कंपनियों को भी आए, और निराशा हो गई। और नतीजों के पश्चात मैनेजमेंट ने जो टिप्पणी करी उसको लेकर के बाजार में मेरे ख्याल से अमूमन सभी लोगों ने, और हमने एक कार्यक्रम भी किया था, मेरे ख्याल से आपके सहयोगी और मेरे मित्र अभिषेक सत्यवर्तम थे उस कार्यक्रम में, और मैंने एक टिप्पणी करी थी कि काफी लोगों ने आईटी क्षेत्र के ऊपर मरणोपरांत लेख लिख दिया है, लेकिन हमारी विचारधारा विपरीत थी। हमने तब भी, आज और भविष्य में आईटी क्षेत्र को लेकर के सकारात्मक रणनीति रखी है। देखिए प्रशांत भाई, हो सकता है कि जो पहली तिमाही के नतीजों में निराशा देखी उसकी झलक शायद दूसरी तिमाही में भी देखने मिले, और संभव है कि कुछ कंपनियों में तीसरी तिमाही में भी वो थोड़ी बहुत निराशा देखने मिले, लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से एक सकारात्मक वातावरण होने के कारण नतीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और ये जो घोषणा पिछले हफ्ते माननीय पावेल साहब ने, फेड के चीफ ने जैक्सन होल अमेरिका में टिप्पणी करी कि शायद अनुमानित अगले महीने सितंबर में कुछ ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, कितनी और कब की जाएगी वो तो आने वाला भविष्य बताया जाएगा, लेकिन उसके कारण आज बेहतरीन रुझान हमने आईटी क्षेत्र में देखा। तो हमारा ये भी कहना है कि हो सकता है 2-3 महीने या 6 महीने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन आपको मौका मिल रहा है, लाभ मिल रहा है आईटी क्षेत्र कंपनियों में निवेश करने के लिए, चाहे फिर वो कुछ दिग्गज कंपनी हो, मझौली कंपनी हो चुनिंदा, या फिर चुनिंदा छोटी कंपनियां। लेकिन इतना ध्यान रखें कि कम से कम 1.5 साल से अधिक की समय सीमा रखें अगर आपको सकारात्मक रूप से निवेश के ऊपर मुनाफा कमाना है। चलिए, तो ये एक विस्तृत नजरिया, और बहुत आवश्यक है ऐसी कंपनियों का मार्केट में लीडरशिप लेना, ऐसे सेक्टर का मार्केट में लीडरशिप लेना जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्षेत्र ऐसा है जिनका ग्लोबल जो है एक्सपोजर ज़्यादा होता है। चलिए, अब आपके यूट्यूब के सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। सुमित पवार का सवाल सबसे पहले लेते हैं, और इन्होंने जो है वो पूछा है सवाल अपोलो माइक्रो सिस्टम पे, और इनके जो शेयर हैं वो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने 235 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और इनका जो फिलहाल देख रहे हैं हम कि आज भी 6.5% तक ऊपर नजर आ रहा है ये स्टॉक का। गौरांग सर, क्या आपके कवरेज में है अपोलो माइक्रो सिस्टम? आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो फायदे में है। तो प्रशांत भाई, एक समय पर अपोलो माइक्रो सिस्टम हमारी कवरेज में था, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने कवरेज निकाल दिए। मेरे ख्याल से फिलहाल तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करिए, बेचिए या बने रहे, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई, आने वाले भविष्य में सरकार की नीतियों के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। कुणाल, आप अपोलो माइक्रो सिस्टम पे राय दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से? अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली। इतना ही नहीं है, आज के दिन में भी देखने जाए तो स्टॉक का 250 के अराउंड क्लोज हुआ है। 6% की मोमेंटम आज के दिन में भी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली एक्शन होते हुए देखने को मिल सकती है। 255 एक हिडन रेजिस्टेंस है, 255 जैसे ही क्रॉस होता है आपको ऊपरी लेवल 275 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। राय आपको मिलती हुई। एक और इनका सवाल है कुणाल, आदित्य बिरला फैशन पे राय जानना चाहते हैं, और 1500 शेयर इनके पास हैं फिलहाल आदित्य बिरला फैशन के, और इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है। शॉर्ट टर्म का नजरिया इसमें भी इनको चाहिए।
अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है और उनकी खरीदारी 81 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में अच्छे खासे लेवल ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम कंटिन्यू हुई है उसके बेस पे। टारगेट की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन ये स्टॉक पे 87 से लेके 91 तक के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू होल्ड करके चलने का बन रहा है फिलहाल। चलिए, तो ये है आदित्य बिरला फैशन पर आपको राय, बने रहने की आपको सलाह। राम है राजस्थान से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। हिंदुस्तान कॉपर पे गौरांग सर राय जानना चाहते हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 350 350 रुपए के आसपास है। ये ठीक कर लीजिए, ये भाव जो है वो ठीक नहीं है। ये पिछले जो सवाल है उसका भाव आ गया है। इनका भाव 350 रुपए हिंदुस्तान कॉपर। कैसा लगता है? मतलब इनकी खरीदारी से तो 100 रुपए से भी ज़्यादा के ऊपर की खरीदारी इनके ऊपर नज़र आ रही है। दबाव भी जाहिर सी बात है उसका नज़र आ रहा है। क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल है, लेकिन धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और पूरे धातु क्षेत्र में अगर आप देखें प्रशांत भाई, तो बहुत ही दायरेबंद कारोबार होता है और ज्यादातर निर्भरता विदेशों से जो खबरें आती हैं, अमेरिका या चाइना से, उस पर आपको हलचल आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भी कवरेज नहीं है, लेकिन ये जो धातु है कॉपर, या फिर आप फेरस नॉन फेरस ले लीजिए, तो हमें क्षेत्र पसंद आता है। हिंदुस्तान कॉपर पर तो विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कहूंगा कि नुकसान को इतना मत बढ़ने दीजिए कि आपके नियंत्रण में फिर आपका निवेश नियंत्रण के बाहर चला जाए। आपको सही समय पर कदम उठाने चाहिए। अगर गलती हो गई है तो सही कदम उठा करके उसको ठीक कीजिए। अब धातु क्षेत्र में फेरस नॉन फेरस दोनों पसंद आता है। कॉपर से जुड़ी हुई जो कंपनी पर हमारी खरीदारी की राय है वो है हिंडाल्को, जो कि एल्यूमिनियम कॉपर दोनों से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक पर भी हमारी खरीदारी की राय है। हिंदुस्तान कॉपर पर विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो आपको राय भी दे दी गई कि अपना घाटा जो है उसको किस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा घाटा सहना भी ठीक नहीं है बाजार में, और विकल्प भी आपको बता दिए गए। विनय है रायपुर से और इनका सवाल जो है वो तो हम लेंगे ही, लेकिन इन्होंने बड़ी तारीफ की है हमारे प्रोग्राम और हमारे पैनलिस्ट की। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार मैं ये शो कल की तैयारी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इसमें शामिल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने इतना प्रेम हमारे लिए, इतना सपोर्ट भेजा उसका। और चलिए आपका सवाल भी लेते हैं। जुबिलेंट फूड इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और कुणाल 644 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई, मतलब अभी का ही भाव है इनका। बताइए क्या राय बन रही है जुबिलेंट फूड पे? चलने की सलाह है। 647 का अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और कल के दिन में सॉरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक अच्छे खासे सपोर्ट लिए होते। 618 के अराउंड जो व्यू फिलहाल बन रहा है होल्ड करके चलने का है। ऊपरी लेवल पे 672, और जैसे ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर में 700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। ठीक है, तो होल्ड करके चलने की आपको सलाह जुबिलेंट फूड में फिलहाल मिलती हुई। उड़ीसा से हमारे पास सवाल है। क्या बात है, मतलब आज देश के कोने कोने से ढेर सारे सवाल हमारे पास हैं। डॉक्टर रमाकांत पांडा हैं और इन्होंने सवाल पूछा है टीटागढ़ रेल पे। इनकी जो एवरेज बाइंग है वो 1580 रुपए की है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इन्होंने खरीदारी की हुई है। यहाँ से गौरांग सर 1 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, करीबन आधा हो चुका है। खरीद भाव 1580, मौजूदा स्तर करीबन 860 के आसपास। पहले तो इनके पास एक सुनहरा मौका है अपना निवेश बढ़ाने के लिए, बशर्ते कि डॉक्टर पांडा के पास निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए हो। और अगर वो है उनके पास, तो उतनी ही मात्रा में, यानी कि इनके पास जितने शेयर है उतनी मात्रा में, या अगर निवेश लायक पूंजी थोड़ी बहुत अधिक है तो थोड़ी बहुत और मात्रा जोड़ करके आप एवरेज करें, जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। ये राय हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टीटागढ़ रेल सिस्टम में हमारी खरीदारी की राय रिसर्च टीम की तरफ से। लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछते हैं तो 1050 के आसपास अनुमानित लक्ष्यांक है। बहुत ही अनिवार्य और कारगर रणनीति होगी अगर ये जितनी संख्या है उतनी जोड़े या थोड़ा बहुत अधिक जोड़े, जिससे इनका खरीद का स्तर काफी नीचे आ सकता है और लंबी अवधि के लिए बने रहे। लेते हैं सुधीर श्रीवास्तव का सवाल है भोपाल से। एसबीआई कार्ड्स पे राय जानना चाहते हैं और कुणाल इनकी बाइंग प्राइस 975 की है। 1 महीने का नजरिया, माफ कीजिएगा 3 महीने का नजरिया चाहते हैं।
900 के अराउंड की उनकी खरीदारी है, 935 की खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 822 के अराउंड है। मैं कहूंगा एक परफेक्ट लेवल है वापस एवरेज करके चलने का। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हमें 920 और जैसे ब्रेक होता है 960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने से उनकी कॉस्टिंग लोअर हो सकती है, और आने वाले दिनों में 920 960 का अगर लेवल आता है वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल एक एवरेज करके चलने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर भेज सकते हैं। कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। गौरांग सर, हमें बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन कौन सी है? दो विकल्प है, एक है फार्मा क्षेत्र से, दूसरा है सीमेंट क्षेत्र से। लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 12 महीने से अधिक की समय सीमा हो। जाइडस वेलनेस, आपने फार्मा क्षेत्र का योगदान आज अच्छा हुआ ऐसा बात कर रहे थे, तो जाइडस वेलनेस पर पहले तो खरीदारी की राय है। 2240 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित लंबी अवधि के लिए। इस स्तर पर शुरुआत कीजिए खरीदारी करना और गिरावट पर जोड़ते जाएं। दूसरा विकल्प सीमेंट क्षेत्र, जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी आज और पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर एक मझौली कंपनी है रैमको सीमेंट। प्रशांत भाई, यहाँ पर खरीदारी की राय है रैमको सीमेंट पर। 1270 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित लंबी अवधि के लिए। दोनों में धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए खरीदारी करना और गिरावट पर जोड़ते जाए। तो जाइडस वेलनेस 2240 और रैमको सीमेंट 1270, ये लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह, 1 साल का नजरिया। कुणाल, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? वेल, दो स्टॉक है। गौरांग सर ने जाइडस वेलनेस लिया है, मैं जाइडस लाइफ साइंस दूंगा। 1023 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 995 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट 1045 का है, जो इसका प्रीवियस टॉप था, एंड 1045 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पर 1080 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है टीसीएस है, इंफोसिस टीसीएस है। आईटी सेक्टर में पिछले कई दिनों से हमारा लॉन्ग टर्म पे नजर रहा है, और बॉटम बनाने के बाद हमने काफी क्लाइंट को सजेस्ट भी किया है, और आज के दिन में टीसीएस में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। सो व्यू मेरा फिलहाल खरीदारी करके चलने का है। 3050 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 3215 का पहला टारगेट है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है 3330 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड एक यहाँ पे स्पार्क ओवरऑल आईटी सेक्टर में देखने को मिला है, तो मैं कहूंगा अगर किसी को पोर्टफोलियो क्रिएशन का एक मौका चाहिए और कोई स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो आई थिंक इन्फोसिस टीसीएस वुड बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन। चलिए, तो टीसीएस और जाइडस लाइफ साइंसेज ये पसंद आता हुआ कुणाल को। शुक्रिया करेंगे कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग सर, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आम दर्शकों के तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।